नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो मेरा आपको उपलब्ध होता रहे। आज हम बात करेंगे जो हम अपनी मिट्टी की बंजरता को कैसे दूर कर सकते हैं। बंजर हो गई जो जमीन है उसको कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, क्योंकि हमारी फसल की उत्पादकता का, हमारी खेती की जो लाभ का मुख्य दारोमदार मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर है। मिट्टी यदि स्वस्थ है तो अच्छी फसल होगी, मिट्टी यदि अस्वस्थ नहीं है तो हम कैसे अच्छी फसल की अच्छी उत्पादकता की आशा कर सकते हैं। तो बंजर मिट्टी को कैसे स्वस्थ करें, तो हमें इस बात पर कुछ देने की आवश्यकता है। हमारी मिट्टी जो है, बहुत सारे राज्यों की जो मिट्टी है हमारी, वो खराब हो चुकी है। यदि हम बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब और हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहाँ के अंदर वहाँ की जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है, उसकी उर्वरता जो है शून्य स्तर पर पहुंच गई है। उसमें कठोरता ही नहीं आई। उसमें जो जो जीवन का संचार होता था, जो जीवाणु की संख्या थी, जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा थी, वो 0 अंश पे पहुंच गई है। सामान्यतः वैज्ञानिक कहते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं और हमारे मृदा विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारी मिट्टी की जो ऊपरी 1 फीट की जो परत है, उसमें कम से कम 5 से 7% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन रहना चाहिए। यानी कि उसमें कम से कम आप अंदाज लगा सकते हो, उसमें कम से कम 100 टन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन रहना चाहिए। कि लेकिन अब तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 2% 3% के आसपास रह गई है। ऑर्गेनिक कार्बन हमारे सूक्ष्म जीवों का के लिए प्राण शक्ति है। हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे फसल अवशेष हो या दूसरी जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनको भोजन के रूप में तब तक प्रयोग नहीं कर पाते जब तक कि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन रही है। ऑर्गेनिक कार्बन के अभाव में ये जो सूक्ष्म जीव हैं निष्क्रिय पड़ जाते हैं और इसलिए इनकी संख्या घटती चली जाती है। और इनको हमने निष्क्रिय इसलिए कर दिया कि पिछले 3-4 दशक से हमने इतने रासायनिक खादों का प्रयोग किया है कि उन रासायनिक खादों ने हमारी मिट्टी को क्षारीय बना दिया, मिट्टी की गुणवत्ता में एकाएक परिवर्तन कर दिया। मिट्टी की जो स्वास्थ्यकारी जो गतिविधि थी उसको एकदम शून्य कर दिया। मृदा की जो उपजाऊपन है उसको बदल कर बंजरता अब हमें बंजर भूमि को कैसे स्वस्थ करना है, मृदा को कैसे सामान्य स्तर पर लाना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनिक कार्बन को सुधारने की आवश्यकता है। जब तक हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर सुधरेगा नहीं, ऊपर नहीं आएगा, तब तक हम चाहे रासायनिक खादों का प्रयोग करें या किसी भी चीज का प्रयोग करें, हम एक तरह से उनको परतंत्र हैं। हम रासायनिक खादों की मात्रा को जरा सा भी कम करेंगे तो हमारी उत्पादकता आधी रह जाती है। दिखते भी हैं, अनुभव भी आपने करते हैं कि आपको हर साल हर फसल में जो रासायनिक खादों की मात्रा को बढ़ाना पड़ रहा है, फिर भी आपकी उत्पादकता निरंतर घट रही है। तो ऐसे में हमें यदि मृदा के स्वास्थ्य को सुधारना है, उपजाऊपन को बढ़ाना है, अपनी मिट्टी की बंजरता को दूर करना है, तो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। ऑर्गेनिक कार्बन उठेगा तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु भी सक्रिय हो जाएंगे, मिट्टी की प्रकृति में बदलाव आता चला जाएगा और बहुत सारे जो मित्र जीव हैं वो भी फिर से जिंदा हो जाएंगे। साथ ही मिट्टी की जो पोषकता है उसमें सुधार आता चला जाएगा। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर जैसे ही आप 2 से 3% बढ़ा लेते हैं, चाहे वो टेम्परेरी समय के लिए हो, उससे आपकी जो फसल की उत्पादकता है 20 से 50% बढ़ जाती है। यानी कि आपकी फसल की जो उपज है डबल हो जाती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका सहज साधारण और प्राकृतिक उपाय तो एक ही है कि हम हर फसल से पहले कम से कम साल में एक बार तो अपने खेतों को पर एकड़ के हिसाब से 10 से 20 टन के आसपास गोबर की जो गली सड़ी खाद है उसको देना आवश्यक है। गोबर हमारी भूमि के लिए सबसे प्रमुख आहार है, क्योंकि हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए, सक्रिय रहने के लिए और अपनी संतति को बढ़ाने के लिए, अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए पोषण की जरूरत रहती है। और ये पोषण मिलता है गोबर जैसे कार्बनिक पदार्थ से, या फिर जो प्राणी निष्क्रिय हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, या फिर या फिर दूसरे कार्बनिक पदार्थ है, फसल अवशेष है, या पतझड़ में झड़ी हुई पत्तियां हैं, फसल अवशेष के दूसरी चीजें इन्हीं से मिलती है। लेकिन अब तो इनको हमने देना छोड़ दिया, तो हमारे जीव किस पे जिंदा रहेंगे। साथ ही टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। मिट्टी का टेम्परेचर तो सामान्य स्थानों की जगह खेतों का टेम्परेचर तो 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहता है। ऐसे में सूक्ष्म जीवों का सक्रिय रहना, जिंदा रहना असंभव सा लगता है।
तो आप ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को या तो प्रत्येक फसल से पहले 10 से 20 टन के आसपास गोबर की गली सड़ी खाद देकर पूरा कर सकते हैं, या फिर आपको कम से कम जो आपकी मुख्य फसल है उससे पहले हरी खाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो हरी खाद के रूप में आप ढैंचा का प्रयोग कर सकते हैं, आप रिजिका का प्रयोग कर सकते हैं, आप जौ का रोपण करके कर सकते हैं, जौ के बीज डाल सकते हैं। जब 15-20 दिन के जौ हो जाएं तो उसको आप जुताई के साथ मिट्टी में मिला दीजिए, उससे भी आपकी ऑर्गेनिक कार्बन की काफी मात्रा पूरी हो जाती है, साथ ही बहुत सारे पोषक जो है मिट्टी में प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आप ढैंचे के अलावा मोरिंगा का प्रयोग कर सकते हैं। मोरिंगा की पत्तियां होती हैं, नीम की पत्तियां हैं, जामुन की पत्तियां हैं, बेल की पत्तियां हैं, या दूसरी कई ऐसी वनस्पतियां हैं, इनकी पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उनको भी मिट्टी में मिला के ऑर्गेनिक कार्बन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इतना श्रम तो करना पड़ेगा कि जब तक आप ऑर्गेनिक कार्बन के स्तर को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक आप अपनी मिट्टी जो आपकी बंजर हो गई है उसको उपजाऊपन नहीं दे सकते। और बिना मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन ना तो आपके जीव सक्रिय हो सकते हैं, ना आपकी मिट्टी के अंदर जो नमी की स्तर है, पानी का स्तर है, वो बढ़ सकता है। मिट्टी में कठोरता भी रहेगी और मिट्टी में सूखापन भी रहेगा। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ऐसे में सूक्ष्म जीव किसी तरह से काम नहीं कर पाते। और हमें तो एक तरह से कोशिश करते हैं कि केमिकल खादों के प्रयोग से अच्छा उत्पादन लेंगे, लेकिन जो रासायनिक खाद है उनकी मात्रा बढ़ा के भी हमारा उत्पादन गिर रहा है। उसका कारण यही है कि मिट्टी में वो सूक्ष्म जीव नहीं है जो इन रासायनिक खादों की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। तो हमें या तो गोबर की खाद पर लौटना पड़ेगा या फिर उसके कुछ सब्सिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। सब्सिट्यूट के रूप में कई चीजें आप बाजार में उपलब्ध हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी चीज तो एक ही है कि आप जो मोरिंगा लीव्स है, नीम की पत्तियां हैं या दूसरी हरी चीजें हैं, उनके साथ में आप सीविड्स का प्रयोग कर सकते हैं। सीविड्स के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर भी ठहर रहता है, साथ ही उसमें कई तरह के पोषक तत्व भी रहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी जगह गोबर की जो राख होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अध्ययन किया है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। हमने गोबर गाय के गोबर की राख और कुछ जड़ी बूटियों के मिश्रण से एक गोबर भस्म संपूर्ण के नाम से एक विशेष पदार्थ निर्मित किया है। इसे हम खाद भी नहीं कह सकते, इसे हम ग्रोथ प्रमोटर भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी चीज है। इससे न केवल ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ता है बल्कि मिट्टी की, हमारी मृदा की जो पोषकता है उसमें सुधार आता चला जाता है। आप देखेंगे कि इसके 2-3 बार के प्रयोग से मिट्टी की संरचना बदलाव आ जाता है, मिट्टी में नई जान आ जाती है और आपकी उपज बढ़ती चली जाती है। आप यदि रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हो तो हर बार जब इसका प्रयोग करते जाएंगे, हर फसल के साथ 25 से 30% की मात्रा आपकी रासायनिक खादों की घटती चली जाएगी। यानी कि आप यदि शुरू में भी आधा रासायनिक खाद कर देंगे लेकिन उत्पादकता में रत्ती भर भी गिरावट नहीं आएगी। बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि गोबर से तैयार जो राख है उसके अंदर भी ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बहुत अच्छा रहता है। साथ ही उसमें बहुत तरह के जो जरूरी पोषक तत्व हैं मिट्टी के लिए, हमारी फसलों के लिए, वो भी सब उसमें उपलब्ध रहते हैं। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो भी सामान्य तुलना में ज्यादा रहती है। ऐसे वैज्ञानिक प्रयोगों से कई बार प्रमाणित हो चुका है। साथ में यदि गाय के गोबर का मूत्र का प्रयोग भी कर लें तो आप अपनी बंजर मिट्टी को सहजता से फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। मृदा की जो उपजाऊपन है उसको सामान्य स्तर से ऊपर ले जा सकते हैं। कि कहाँ आज से 40-50 साल पहले हमारे पास रासायनिक खाद नहीं होते थे तो हम बिना किसी खाद के अच्छी फसल लेते थे, तो हमारे भ्रम में डाल दिया कि तब उपजाऊपन कम था। उपजाऊपन बिल्कुल कम नहीं था, हमारे पास बीज ऐसे थे और वो जो बीज हम लेते थे उसमें 100% उत्पादकता हमें मिलती थी। यदि बीज की कैपेसिटी 25 क्विंटल के आसपास है तो 25 क्विंटल ही देगा ना। आप यदि आम लगाओगे तो आम के पेड़ पर आम ही आएगा, आम के पेड़ पर कोई दूसरी फसल तो आने से रही, कोई अनार, कोई पपीता, कोई दूसरी चीजें तो उस पर लगने से रही, आम पे आम लगेगा। ऐसे ही जो फसलें उस समय की थी वो पोषक थी, प्रकृति के द्वारा विकसित की गई थी, इसलिए जो उनकी उस समय क्षमता थी उतनी क्षमता में सहजता से मिल जाती थी। लेकिन अब तो हमने जेनेटिक तरीके से, हाइब्रिड तरीके से ऐसी फसलों को विकसित कर लिया है जो उत्पादकता में पहले से ही देते हैं। जो 25 क्विंटल के आसपास आज से 20 साल पहले होती थी, वही जो गेहूं की है, चने की है, दूसरी जो फसलें हैं उनकी उत्पादकता तो 70-80 क्विंटल के आसपास मानी जा रही है। और जब 70-80
क्विंटल हमें मिलती नहीं है, तो हमें लगता है कि कहीं कमी रहेगी। कमी नहीं रहेगी, बीजों की संरचना बदलाव आ गया है। आज अब यदि अपने बच्चों की एजुकेशन का आप अपने से तुलना करो, तो आप बच्चों के मुकाबले बहुत पीछे हैं, कि बच्चों का एजुकेशन का लेवल अलग है, हमारा लेवल अलग होता था, हमारा सिलेबस अलग होता था। तो ऐसे ही फसलों के साथ में तब हम बिना खादों के भी 100% उत्पादकता लेते थे। फसलों का स्वाद भी अच्छा था, उसमें न्यूट्रिशन भी अच्छा था, और उनका समय पर पकना भी होता था। लेकिन आज तो ना तो फसलों में वो न्यूट्रिशन रही है, ना वो उनका विकास समय अनुसार हो पा रहा है। तो ऐसे में यदि आप मिट्टी की संरचना को बदलना चाहते हो, उसको उपजाऊपन को सुधारना चाहते हो, तो जो मैंने बताया कि आपको गाय गोबर का प्रयोग करना पड़ेगा। गोबर नहीं मिले, गोबर कम मात्रा में मिले, गोबर महंगा है, आपको लगता है कि 10 से 15 टन गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो 60-70 हजार रुपये खर्चा आ जाएगा। इतना तो रासायनिक खाद ही सही है, क्योंकि लेकिन एक चीज है कि यदि गोबर का आप निरंतर प्रयोग करते जाएंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन स्थायी रूप से 3-4 साल तक आपके खेत में स्थिर रहेगा, आपके फसलों पर अच्छी प्रभाव डालेगा। आपको रासायनिक खादों की कम मात्रा में जरूरत पड़ेगी। आप यदि उसकी जगह चाहो तो जैसे मैंने कहा कि ढैंचा का प्रयोग कर सकते हो, रिजगा का प्रयोग कर सकते हो, जौ का प्रयोग कर सकते हो, या फिर गोबर की राख का प्रयोग कर सकते हो। गोबर की राख मिला के भी उसका प्रयोग कर सकते हो। साथ में आप मोरिंगा लीव्स का, सी बीड्स का, जामुन की पत्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, अनार की पत्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। या फिर हम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अद्भुत प्रोडक्ट है, वो है गोबर गोबर भस्म संपूर्ण। इसमें हमने गाय के गोबर के साथ में गोबर की जो राख होती है उसका मिश्रण किया है, साथ ही 12-13 जड़ी बूटियों का मिश्रण किया। आप इसका निरंतर जब प्रयोग करते हो तो उससे भी आपकी मिट्टी की संरचना बदलती चली जाती है, मृदा की जो उपजाऊपन है उसमें सुधार आता जाता है, और ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर निरंतर बढ़ता चला जाता है। इसके माध्यम से आप पहली बार जब इसका प्रयोग शुरू करते हैं, उसी दिन से आप अपने खेतों की जो रासायनिक खाद की आवश्यकता है उसको 50% घटा सकते हैं। प्रयोग करना बहुत सहज है। प्रयोग ये है कि पहली बार जब प्रयोग करना है तो आपने प्रति एकड़ के हिसाब से आपने 1 से 2 किलो के आसपास ये गोबर भस्म संपूर्ण लेनी है। तो 50 लीटर पानी अच्छे से घोल लेना है। ट्रांसपेरेंट है, सहजता से घुल जाता है। इसमें किसी तरह से उसको 5 मिनट पूरी तरह से घुलने में लगते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आप उसको सिंचाई के माध्यम से खेतों में दे सकते हो। चाहो तो उससे पहले आप ढैंचे की उसमें मिल्चिंग कर सकते हो। ढैंचे के अलावा आप यदि जौ लगाए तो जौ को मिट्टी में मिला सकते हो, रजका को मिला सकते हो, या फिर आपके पास जो सड़ी गड़ी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनको डाल सकते हो। और उसके बाद जब वो तैयार हो जाए तो उसमें बुवाई कर सकते हो, बीज डाल सकते हो। और उसके बाद जब भी आप अपने फसलों की सिंचाई करें तो प्रत्येक फसल की सिंचाई के साथ में इसकी मात्रा 200 से 250 ग्राम के आसपास लेकर उसे उसी तरह 20-25 लीटर से लेकर 50 लीटर पानी में सॉल्यूशन तैयार कर दें, और जब भी सिंचाई करें उसको अपने फसलों में छोड़ते चले जाएं। इसके प्रयोग से निरंतर देखेंगे कि आपकी मिट्टी की संरचना में बदलाव आता चलेगा। मिट्टी भुरभुरी होती चली जाती है, मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती चली जाती है, उसके आसपास उसमें सहजता से बहुत सारे खरपतवार विकसित होने लग जाते हैं, नमी बढ़ती चली जाती है। नमी का मिट्टी में आना अर्थ है कि मिट्टी की पोषकता में सुधार है। साथ ही कई तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, केंचुए आदि की संख्या बढ़ती चली जाती है। आप देखेंगे कि इसका निरंतर 7-8 महीने, 1 साल आप प्रयोग करेंगे तो लाखों की संख्या में केंचुए को वहां गतिविधि करते देखेंगे। केंचुआ तो किसान का मित्र है। केंचुआ यदि विकसित हो गया, केंचुआ यदि सक्रिय हो गया, केंचुआ का मुख्य आधार ही मिट्टी है। यद्यपि जो विदेशी केंचुआ है उसका मुख्य आधार तो गोबर है। यदि गोबर आप उसको उपलब्ध नहीं कराओगे तो वो निष्क्रिय पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, उसका जो मल्टीप्लिकेशन धीमा पड़ जाएगा। लेकिन हमारा जो केंचुआ है वो तो मिट्टी खाता है, मिट्टी खाते हुए मिट्टी के अंदर पहुंचता है, दूसरे क्षेत्र से बाहर आता है, तो इससे मिट्टी के अंदर पोरसता आती है, छिद्र बनते हैं, पानी भरते हैं, या बरसात का पानी अधिक गहराई तक जाता है, साथ ही ऑक्सीजन जाती है, तो जीवाणु को भी ऑक्सीजन मिलती है, नमी मिलती है, जीवाणु भी तेजी से विकसित होते हैं। और जब वो केंचुआ मिट्टी को खाकर उसको मल के रूप में या वमन के रूप में बाहर निकालता है तो उसको खाद में परिवर्तित कर देता है। और एक केंचुआ दिन भर में 15 से 20 ग्राम के आसपास खाद निर्मित करता है। ये बहुत उत्तम कोटि की खाद है। इससे श्रेष्ठ कोई खाद हो नहीं सकती। इसमें कार्बन भी है, ह्यूमस भी है, इसमें पोषक तत्व भी है, ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं, प्रोमोटर्स हर तरह हैं। पादक हार्मोन्स को बढ़ाने में भी ये मदद करते हैं। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
उससे आप देखेंगे जैसे ही इसके 3-4 बार आपने प्रयोग किए, मिट्टी में नमी भी आ जाएगी, मिट्टी की उर्वरता वृद्धि हो जाएगी और खादों की डिपेंडेंसी आपकी वो धीरे-धीरे आप देखोगे 1 डेढ़ साल के बाद शून्य स्तर पे आ जाएगी। उसके बाद आपको किसी रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि आप अपनी फसल में थोड़ा बहुत फसल अवशेष का प्रयोग कर लेंगे, गोबर की खाद का प्रयोग कर लेंगे, वही आपकी सफिशिएंट है और इसकी भी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आपको गोबर भस्म संपूर्ण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मिट्टी स्वतः अपने प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, प्राकृतिक रूप से इतनी उपजाऊ बन जाती है कि उसका जो मृदा की जो बंजरता आ गई थी, इसमें अनफर्टिलिटी पैदा हो गई थी, वो दूर हो जाती है। तो आप मिट्टी को सुधार सकते हैं। बहुत सहज साधारण सा प्रयोग है, बहुत सारी बातें हैं जो बच गई हैं, उनको अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई जानकारी चाहते हैं, आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज पर कमेंट दे सकते हैं और निसंकोच इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।